फाइल विजिबल सभी को? चलो, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक है। हमें बताना है कि वहां पे क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे। पहले स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि जब भी पैराफिलर्स के क्वेश्चंस होते हैं हम किस तरीके से उन्हें सॉल्व करते हैं। पैराफिलर के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप जैसे कि नॉर्मल है रीडिंग, उस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे। वहां पे हम 3 चेक करेंगे। टोन, कि उस पैराग्राफ की टोन कैसी है। दूसरी चीज ग्रामर, और तीसरी चीज कॉन्टेक्स्ट। इमोजीज ऑफ कर दूं, जस्ट 1 सेकंड बेटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फोकस करें। और तीसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। अगर ये तीनों चीजें किसी भी ऑप्शन में मैच कर रही है तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका आंसर होगा। समझते हैं एक बार। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़िए और मुझे बताइए किस बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग ऑफ। ऑथर जो है किस बारे में बात कर रहे हैं, एवरीवन। बाय एंड 2022, एंड 2022 तक जो लेबरर्स शहरों में वापस आ रहे थे, वो जो शिफ्टिंग चल रही थी, तो जो शिफ्टिंग चल रही थी कि गांव से शहर वापस आ रहे थे लेबरर्स, वो शिफ्टिंग खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। और जो उसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी वो भी खत्म हो गई थी। उसके बाद अर्बन डिमांड के जो इंडिकेटर्स की डिमांड बढ़ रही है, जो चीजें दिखाती हैं जैसे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब कमजोर होने लग गया। अगर हम बिल्कुल सही बात करें तो रूरल डिमांड तो ना के बराबर बढ़ रही थी, जबकि मतलब रूरल डिमांड चलो तब भी थोड़ी बहुत बढ़ रही थी, लेकिन अर्बन डिमांड क्या हो रही थी बताओ। शहरों में क्या हो रहा था, अच्छी चीजें हो रही थी, खराब चीजें हो रही थी। पहले मुझे यहाँ पे टोन बताओ, यहाँ पे टोन कैसी आएगी, कमजोर होती जा रही थी। ग्रोथ जो है ओवर हो चुकी थी। स्टिमुलस जो मोटिवेशन मिला हुआ था ग्रोथ को, वो खत्म हो चुका था। चीजें कमजोर होती जा रही थी, मतलब शहरों में डिमांड कैसी होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। क्या सभी को क्लियर है कि यहाँ पे क्या आएगी, टोन नेगेटिव आएगी। चलो, टोन के बेसिस पे एलिमिनेट करो। सबसे पहले एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ टोन। अर्बन डिमांड हल्की फुल्की, एलिंग, एलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एलिंग जो होता है इसका मतलब है कम होना। तो अर्बन डिमांड हल्की फुल्की क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। चलो, इनफॉर्मल एंड रूरल सेक्टर डिमांड ट्रेंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इवॉल्विंग। रूरल डिमांड के बारे में तुमने पहले क्या ही दिया, तो क्या इसको रिपीट करेंगे फिर से कि रूरल डिमांड फिर से बढ़ रही थी, नहीं। सब अर्बन डिमांड मतलब गांव और शहरों के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सब अर्बन, वो हल्की फुल्की बढ़ रही थी। इसकी भी टोन पॉजिटिव होगी। वैसे देखा जाए तो इसकी भी टोन पॉजिटिव ही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? तो क्योंकि हम कह रहे थे कि चलो गांव की तो चलो हल्की फुल्की बढ़ भी रही थी डिमांड, लेकिन शहरों की डिमांड क्या हो रही थी, शहरों की डिमांड नेगेटिव हो रही थी। वाइल लगा हुआ था, समझ में आता। वाइल यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर की तरह यूज हुआ था। वाइल यहाँ पे किस कैटेगरी कनेक्टर की तरह यूज हुआ था, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर की तरह यूज हुआ था। कि गांव की डिमांड तो चलो ठीक है हल्की फुल्की ना के बराबर बढ़ रही थी, लेकिन शहरों की डिमांड तो बढ़ ही नहीं रही थी, शहरों की डिमांड तो कम हो रही थी। अब ये कॉन्सेप्ट भी क्या सभी को पता है कि जो वाइल होता है ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का भी कनेक्टर होता है और ये एडिशनल कैटेगरी का भी कनेक्टर होता है। एडिशनल कैटेगरी में ये क्या बताता है कि दो एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं, दो एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं। और कॉन्ट्रास्ट में ये क्या बताता है, दो ऑपोजिट टोन के एक्शंस हो रहे हैं, एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, या एक नेगेटिव हो रहा है एक पॉजिटिव हो रहा है। तो वाइल दोनों ही कैटेगरीज का कनेक्टर होता है, इकलौता ऐसा कनेक्टर है जो दोनों कैटेगरीज में आता है, इसके अलावा ऐसा कोई कनेक्टर नहीं है। तो वाइल आई एम टीचिंग यू आर स्टडिंग, वाइल आई एम टीचिंग जब मैं पढ़ा रही हूँ, जिस दौरान मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, या मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। वाइल ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च करता है। वो बहुत पैसा खर्च करता है। तो यहाँ पे वाइल क्या है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे वाइल क्या है, एडिशनल कैटेगरी के कनेक्टर की तरह यूज हुआ है। समझ आया सभी को वाइल का रोल, एवरीवन? चलो, हाँ, डे ड्रीम किस चीज की करो कि बैंक में जा रहे हैं, सैलरी आ रही है, सैलरी से गिफ्ट दे रहे हैं मम्मी पापा को, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो, सबका ठीक निकलना।
चलो वेरी गुड, देखते हैं इस क्वेश्चन को। समथिंग इज हैपनिंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। कुछ जो है जो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो सारी चीजें जो लगभग 80% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करता है। तो ऐसा कुछ तो हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे 80% लेबर फोर्स है, जो डिवाइडेड है इक्वली एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स में। इनफॉर्मल सेक्टर की जो फर्म्स हैं उन्होंने बहुत शॉक्स को सफर किया है। पहले लॉकडाउन, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ गई। तो हमें क्या पता चला कि जो छोटी छोटी फर्म्स हैं, इन्होंने लार्ज फर्म्स को अंडर परफॉर्म कर दिया, अंडर परफॉर्म लार्ज फर्म्स थ्रू द पैंडेमिक। पूरे के पूरे पैंडेमिक में इन्होंने बड़ी बड़ी फर्म्स को अंडर परफॉर्म कर दिया। इससे क्या हुआ, तो पहले मुझे बताओ, अंडर परफॉर्म किया है मतलब सबसे ज्यादा गंदा इंपैक्ट इन पे पड़ा है। टोन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? एवरीवन, क्या सभी को क्लियर है? टोन नेगेटिव आएगी। तो मार्केट शेयर इनका चला गया, नेगेटिव टोन है। क्या बिकमिंग मोर रेम्यूनरेटिव, रेम्यूनरेटिव का मतलब क्या होता है, खूब पैसा बांटा इन्होंने एम्प्लॉइज को, खूब सैलरीज दी। रेम्यूनरेटिव मीन सब कितना पैसा बांट रहे हो, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेटिव होना। मीन्स अच्छा खासा पैसा देना। अगर वो अंडर परफॉर्म कर रही है, खराब परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत खराब हो गई है, तो क्या वो रेम्यूनरेटिव हो सकती है? कैन दे पे अ लॉट ऑफ मनी? नहीं हो सकती, ये भी चला गया। पेइंग देयर स्टाफ लेस, वो अपने स्टाफ को कम पे कर रही है। बिल्कुल सही बात है, अंडर परफॉर्म कर रही है तो क्या हो रहा है, कम पे कर रही है। बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, बहुत खराब उनका परफॉर्मेंस है, तो स्टाफ को कम पे कर रही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली ए एंड सी। नहीं, स्मॉल फर्म्स ने अंडर परफॉर्म किया, मतलब जो लार्ज फर्म्स ने परफॉर्मेंस किया उससे बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ छोटी छोटी फर्म्स का। तो छोटी छोटी फर्म्स का परफॉर्मेंस ज्यादा खराब हुआ। देयर का नाउन ये था बेटा, फर्म्स। ये रहा नाउन, ये रहा उसका एडजेक्टिव। चल अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, इसके बाद अगले पैटर्न पर आएंगे। हाँ जी, डेंसियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फीमेल डांसर। वेंसडे को किस एज पे, 85 एज पे, ऐसा विश्वास किया, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म ही डांस के लिए हुआ था। शी लेट नथिंग स्टैंड इन हर वे, तो उन्होंने अपने रास्ते में किसी भी चीज को नहीं आने दिया। नॉट अ चाइल्डहुड डायग्नोसिस ऑफ पोलियो, कि बचपन में उनको पोलियो हुआ, तो उन्होंने उस चीज को भी नहीं आने दिया। और ना ही उन्होंने किस चीज को आने दिया, पहले मुझे बताओ यहाँ पे टोन क्या आएगी। एंड एक एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर है। एंड क्या करता है, सेम टोन्स को कनेक्ट करता है। तो अगर पोलियो आना नेगेटिव टोन है, तो कहने से यहाँ पे भी नेगेटिव टोन ही आएगी, क्योंकि एंड जो है सिमिलर टोन्स को कनेक्ट करता है। तो पोलियो हुआ, वो चीज भी उनके डांस के बीच में नहीं आई। और ना ही सपोर्ट उनको नहीं मिला, ये भी उनके डांस के बीच में नहीं आई। ना ही एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी उनके डांस के बीच में आई जो सोसाइटी ने, जो कि इनडिफरेंट थी। इनडिफरेंट मींस फर्क ही नहीं पड़ता था, सोसाइटी को फर्क ही नहीं पड़ता था डांस फॉर्म्स को लेके। ये भी नेगेटिव टोन है। वो लोग जो उनकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को, मतलब जो एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है, ब्यूटी। तो ब्यूटी को लेके जो उनकी सेंसिबिलिटीज थी, मतलब चीजों को और ब्यूटीफुली करना, उनको शेप कर रहे थे, उनको एक रास्ता दे रहे थे। तो ये तो पॉजिटिव टोन है, तो सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो सी तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली ए एंड बी। तो ये सब चीजों को उन्होंने अपने रास्ते में नहीं आने दिया। ना ही उन्होंने पोलियो, उनको डायग्नोसिस हुआ, उसको रास्ते में आने दिया। और ना ही उन्होंने सॉरी, और ना ही उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, उसको अपने रास्ते में आने दिया। क्लियर? ये बी नेगेटिव कैसे, एक सोसाइटी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सोसाइटी जिसके पास इतना ज्यादा कल्चरल हेरिटेज है, इतनी ज्यादा कल्चरल विरासत है, और सोसाइटी उसको फर्क ही नहीं पड़ता उस विरासत से, मतलब वो टेक केयर ही नहीं कर रही अपने हेरिटेज की, अपनी विरासत की। बताओ पॉजिटिव टोन है नेगेटिव टोन है? टेल मी एवरीवन। नेगेटिव टोन एस्थेटिक मींस रिलेटेड टू ब्यूटी। एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो सुंदरता से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं एस्थेटिक। ये नहीं समझ में आया, नॉट द लैक ऑफ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। शी इज एन आर्टिस्ट, ये सक्सेसफुल हुई। क्यों ये सक्सेसफुल हुई? क्योंकि इन्होंने किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। ये सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। किस किस चीज को रास्ते में नहीं आने दिया उन्होंने? ना ही उन्होंने अपने पोलियो को रास्ते में आने दिया, ना ही उन्होंने जो उनको सपोर्ट नहीं मिला उसको अपने रास्ते में आने दिया, ना ही उन्होंने जो सोसाइटी इनडिफरेंट थी, सोसाइटी को फर्क ही नहीं पड़ता था कल्चर से, हेरिटेज से, उसको अपने रास्ते में आने दिया।
तो क्वेश्चन यही था कि उन्होंने किस किस चीज को अपने रास्ते में नहीं आने दिया, ना ही इसको रास्ते में आने दिया, ना ही इसको रास्ते में आने दिया, ना ही इसको रास्ते में आने दिया, और वो बनी ही डांस के लिए थी। क्लियर सभी को? अब स्कोर्स एवरीवन इन दिस पैटर्न, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? कॉन्फिडेंस आया इस तरह के क्वेश्चंस में? अगर एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? चलो अगले पैटर्न पर आते हैं। वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में कराऊं क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस पैटर्न में, तो क्विज फॉर्मेट में करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। यस, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ 4? डिस्कस करेंगे करके। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। द वेस्टर्न, देखो स्ट्रैटेजी सीखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वेस्टर्न क्या है एंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, अभी नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, आगे बढ़ते हैं। विल, अच्छा ये समझ में आ रहा है विल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सभी को समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजी सीखना बेटा, स्ट्रैटेजी क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। विल के आगे क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो नाउन है। लीगेसी भी नाउन है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। बोलस्ट्रिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। रिटोरिकल तो एडजेक्टिव है, तो एक ही है रैचेट अप। तो क्या समझ में आ रहा है? सेकंड पोजीशन में डी आएगा सभी को। रैचेट अप का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज कर देगा। चलो अब सेकंड पोजीशन में डी आया तो ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास दो बचे हुए हैं, इन दोनों को चेक कर लो, जो सही हो उसके उसको आंसर मार्क कर देना। तो समझ में आया? पहले कोई भी एक जगह मिल जाए तो पहले उसको चेक करो, उसके बेसिस पे एलिमिनेट करो, और एलिमिनेशन के बाद ऑप्शंस को चेक करो। तो जो वेस्टर्न, इसको चेक करते हैं सबसे पहले, ए वाले को चेक करते हैं। लेट्स चेक दिस ए वन कि ए वाला सही आंसर है या नहीं। द वेस्टर्न बोलस्ट्रिंग एंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव विल रैचेट अप फर्दर, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है म्यूनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, प्रेसिडेंट जो है उस समय पोलैंड विजिट करेंगे, और एक फ्रंट लाइन, एक नाटो और एक पुराना अग्रीमेंट था स्टेट नेक्स्ट वीक, वो क्या करेगा? हिज डैश ऑफ, सॉरी, सी और डी, इसके बाद ई, रिटोरिकल हिज, यहाँ पे क्या लगाया? बी, हिज लीगेसी। रिटोरिकल हिज लीगेसी क्या कोई सेंस बना? रिटोरिकल का मीनिंग होता है बहुत बढ़िया स्पीच, लीगेसी इज विरासत, रिटोरिकल हिज स्पीच, क्या कोई सेंस बना? नहीं बना, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसको चेक करते हैं। द वेस्टर्न रिटोरिकल, जो वेस्ट जो चिल्ला चिल्ला के अपनी स्पीच दे रहा है, चलो सही है, जो वेस्ट चिल्ला चिल्ला के अपनी स्पीच दे रहा है, और जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव और जो बातें कर रहा है, इससे क्या होगा? ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? जब प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है म्यूनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाएंगी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है पोलैंड जाएंगे, और एक अग्रीमेंट होगा अगले हफ्ते, जो कि क्या करेगा? जो स्ट्रॉन्ग बनाएगा किस चीज को? उनकी लीगेसी को। क्या उनकी विरासत चलती आ रही है कि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लीडरशिप देते हैं वेस्टर्न अलायंस की, मतलब वेस्टर्न ग्रुप जो होता है उसको लीड कौन करता है? अमेरिका ही करता है। और एक कब से विरासत चली आई है? ये कोल्ड वॉर के अंत से चला हुआ आया है। तो आंसर इज बी। मैं सबके मीनिंग्स बता देती हूँ आपको जिन लोगों को मीनिंग्स में प्रॉब्लम है। रिटोरिकल का मीनिंग होता है स्पीच, मीन्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्पीच, मतलब ऐसी स्पीच कि लोगों को आप एकदम इन्फ्लुएंस कर दो अपने उससे, उस तरह की स्पीच को हम क्या बोलते हैं? उस तरह की स्पीच को हम बोलते हैं रिटोरिकल स्पीच। मीन्स वर्बल होना किसी टॉपिक को लेके। लीगेसी का मतलब क्या होता है? विरासत, जो हेरिटेज है, जो चीजें चलती आ रही हैं, उसको बोलते हैं लीगेसी।
बोल्स्टरिंग का मीनिंग होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो अगर आप किसी चीज को बोल्स्टर कर रहे हो मतलब आप उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। रैशेट अप का मीनिंग होता है कोई चीज बढ़ जाना, तो कोई चीज रैशेट अप हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। अलायंस का मीनिंग होता है पूरा पूरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो सब साथ में आ गई है, कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, उस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस पूरे के पूरे ग्रुप को बोलते हैं अलायंस। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत? ये दोनों एडजेक्टिव्स, इनका नाउन ये ना ऑफेंसिव। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगले क्वेश्चन में बताओ मुझे क्या हिंट मिला आपको, एक हिंट मिल जाए उसके बेसिस पे एलिमिनेट कर दो। टेंशन्स क्या हो रही है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन्स क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्या आएगा यहाँ पे, इज एम आर के साथ क्या आती है, वी वन प्लस आई एन जी आता है, तो टेंशन्स क्या होती जा रही है, टेंशन्स माउंट होती जा रही है, टेंशन्स बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट पोजिशन पे क्या आया, सी। ऑप्शन एलिमिनेट करो इसके बेसिस पर, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब इन दोनों को चेक कर लो कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो टेंशन बढ़ती जा रही है बॉर्डर पर यूक्रेन और मॉस्को के फ्रेंड बेलारस के बीच में, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं कीव को वो वार्न कर रहे हैं, किस चीज की वार्निंग दे रहे हैं, रशियन स्प्रिंग। अब यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, मैं फ्रेज बता देती हूँ, फ्रेज क्या होता है, स्प्रिंग ऑफेंसिव। ये अभी हमने द हिंदू के एडिटोरियल में भी ये फ्रेज 2-3 बार पढ़ लिया है। इसका मीनिंग क्या होता है, बैक टू बैक अटैक करना। रशियन ऑफेंसिव का मीनिंग, सॉरी स्प्रिंग ऑफेंसिव का मीनिंग क्या होता है, बैक टू बैक अटैक करते चले जाना, उसको बोलते हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्प्रिंग ऑफेंसिव आएगा, मतलब यहाँ पे ए आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अमिड किस चीज के बीच में, अमिड रैम्ड अप मींस इंक्रीज, बड़े हुए जो मिलिट्री अटैक्स हैं उसके बीच में क्रेमलिन से, ना के बराबर एक्सेस है जब से रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया है पिछले साल। एक जो CNN की जो टीम है उन्होंने विजिट किया, इसको ऐसे भी कर सकते थे विजिटेड से, राइट। सेकंड लास्ट पोजीशन पे क्या आएगा, ई आएगा। तो एक जो टीम है उसने क्या किया, विजिट किया बेलारस के साउथ वेस्ट बॉर्डर को जो कि नॉर्थ वेस्ट यूक्रेन के पास है, और कौन कौन साथ में गया, स्टेट बॉर्डर के ऑफिशियल साथ में गए, accompanied by state border officials. The final answer is what, C, A, B, E and D. Amid means बीचों बीच। कोई दिक्कत किसी को भी, समझ में आ रहा है जिन लोगों का गलत हुआ क्यों गलत हुआ था? आगे बढ़े, चलो अगले वाले को चेक करते हैं। दी अर्जेंट बिजनेस केस फॉर, जो अर्जेंट बिजनेस केस है किस चीज का, नए नए तरीकों को क्या करने का, नए नए तरीकों को बताओ क्या करने का, नए नए तरीकों को क्या करते हैं कि हायरिंग करने के नए नए तरीकों को क्या करने का टाइम आ गया है, फाइंडिंग, बिल्कुल सही बात है। फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ हायरिंग, कि नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे हायर करने के। ये और ज्यादा, इससे ज्यादा कभी क्लियर नहीं हो, मतलब बहुत क्लियर है इस समय। पहले में सी आया, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आगे देखते हैं, द डिमांड फॉर वर्कर्स, जो वर्कर्स की जो डिमांड है वो क्या हो चुकी है, इज सप्लाई को क्या कर रही है, फिर से इज आ गया, डिमांड जो है सप्लाई को क्या कर रही है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो क्या कर रही है, आउटपेस कर रही है। आउटपेस मींस बढ़ती जा रही है, उसको क्रॉस कर गई है। डिमांड तेजी से बढ़ रही है, सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। सेकंड पोजीशन में क्या आया, ए आया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड फाइंडिंग द बेस्ट टैलेंट, और बेस्ट टैलेंट को ढूंढना क्या होगा, इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एक एडजेक्टिव है, बताओ एडजेक्टिव के बारे में तो शब्द बताता है क्या होता है, एडजेक्टिव के बारे में तो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। बेस्ट टैलेंट को ढूंढना जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसमें क्या आया, ई आया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एज द वर्ल्ड, जैसे जैसे दुनिया जो है क्या क्रॉस कर रही है, एक पीरियड जहां पे क्या है, हद से ज्यादा बढ़ी हुई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या हो चुकी है, हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी। बेटा एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना, एक्सेस का मीनिंग होता है किसी चीज को चेक करना, इवेलुएट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेविगेट मीन्स रास्ता क्रॉस करना। मैम टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्यों बेटा, टू के बाद सब कुछ आता है, V1 भी आता है टू के बाद, V1 प्लस ING भी आता है टू के बाद, अगर एडजेक्टिव फॉर्म में आ रहा हो तो V3 भी आता है। हाइटेंड मीन्स बढ़ा हुआ, हाइटेंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो क्या है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। टू बी के साथ बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई वॉन्ट टू बी अ बैंकर, गलत है ये। मैम टू प्लस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सब कुछ आता है बेटा। इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी ब्यूटिफुली डन, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अभी एडवर्ब आ गया, ही नीड्स टू बी डूइंग इट, अब V1 प्लस ING आ गया, ही नीड्स टू बी राम, अभी नाउन आ गया, सब कुछ आता है। आई वॉन्ट टू बी हिम,
अब प्रोनाउन आ गया, सब कुछ आता है। आउटपेस का मतलब होता है किसी से को क्रॉस कर जाना, उसको बोलते हैं आउटपेस करना, कि ये जो है फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसने क्या किया, इसको आउटपेस कर दिया, मतलब इसकी जो स्पीड है वो इससे ज्यादा है, उसको बोलते हैं आउटपेस करना। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्पाइट द नीड फॉर रिलाइंग ऑन आवर एग्जिस्टिंग टैलेंट स्ट्रैटेजीज, रिलाइंग ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड होना। तो अभी तो नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, रिवैम्पिंग भी आ सकता है, रिलाइंग ऑन भी आ सकता है, अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। टू कीप पेस, स्पीड बनाने के लिए एम्प्लॉयर्स जो है स्लो है, किस चीज में वो स्लो है, टू, अभी भी नहीं समझ आया। वॉट वी सी एज द मोस्ट डैश वे, अब समझ आ गया, वे नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वो चीज जो क्या लगती है सबसे बढ़िया तरीका है, तो थर्ड वाली पोजीशन पे क्या आया, थर्ड वाली पोजीशन पे आया सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स जो चलता रहे, जो बीच में खत्म ना हो जाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये तीन ऑप्शंस क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए। तो जो कि दिखता है कि सबसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है लोगों को हायर करने का, रिक्रूट करने का, और अच्छा बनने का। वर्क फोर्सेस को क्या करना है, अभी भी नहीं समझ में आया। हायरिंग फॉर स्किल्स, स्किल्स को हायर करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होके, हमें उन लोगों की सिर्फ पेडिग्री पे डिपेंड नहीं होना है। पेडिग्री का मतलब क्या है कि उनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस सब पे डिपेंड नहीं होना है। हमें किसके लिए हायरिंग करनी है, उनके स्किल्स के लिए हायरिंग करनी है। हमें उनकी पेडिग्री पे डिपेंड नहीं होना, उनकी फैमिली लाइन, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस सब पे डिपेंड नहीं होना है। तो लास्ट वाले में क्या आया, लास्ट वाले में आया ए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ ये वाला बचा, इसको चेक कर लेते हैं। डिस्पाइट द नीड फॉर रिवैम्पिंग, हमें अपनी एग्जिस्टिंग टैलेंट स्ट्रैटेजीज को चेंज, रिवैम्पिंग का मीनिंग क्या होता है, इंप्रूविंग। तो हमें अपनी एग्जिस्टिंग टैलेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने की जगह, स्पीड को बनाने के लिए, इसको छोड़ के, इसके बावजूद एम्प्लॉयर्स जो है अभी स्लो है, किस चीज में स्लो है, टू मूव ऑन, कि वो आगे बढ़े, जिसको हम क्या समझते हैं, सबसे सस्टेनेबल वे समझते हैं हायर करने का और ग्रो करने का। एंगेज वर्क फोर्सेस को हमें हायर करना है, ग्रो करना है, हमें स्किल्स के लिए हायर करना है, ना कि उनके सिर्फ पेडिग्री पे डिपेंड होना है। मीनिंग समझ में आया सभी को? एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? अगले पैटर्न के लिए तैयार? रिवैम्प का मीनिंग होता है बेटा इंप्रूव करना। एंगेज्ड वर्ब भी है, और एंगेज को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज होती है। रेडी फॉर कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस नाउ? तैयार सभी लोग? क्विज फॉर्मेट में करें, क्योंकि कॉलम बेस्ड भी हमने बहुत सारा कर लिया है, क्विज फॉर्मेट में करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। रहे सभी के? हम हमेशा कैसे करते हैं, सबसे पहले ए और डी को ट्राई करते हैं। लेक मेड अ कोलोराडो रिवर रिजर्वायर, जो कि ईस्ट ऑफ लास वेगास है, इस बॉर्डर पे, ऑल बट सर्टेन। समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ग्रामर समझना बेटा। ये कॉमा के बीच में है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे बताओ सब्जेक्ट के बाद अब मुझे इसको आगे बढ़ाना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहने से हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब की जरूरत होगी। तो मुझे बताओ ए का पेयर किसके साथ बनेगा, तो मुझे बताओ ए का पेयर किसके साथ बनेगा, डी से बन सकता है, नहीं, ई से बन सकता है, नहीं, किससे बनेगा, एफ से। कि ये जो रिजर्वायर है ये तैयार है क्या बनने के लिए, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने के लिए, कंट्री के सबसे बड़े क्राइसिस का, कंट्री के मोस्ट सिग्निफिकेंट क्राइसिस का, वाटर शॉर्टेज इन द वेस्ट। तो ए और एफ बना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो, सब्जेक्ट, उसके आगे उसकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके आगे उसकी मेन वर्ब,
और उसके आगे बाकी का बचा हुआ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चलो सेकंड ट्राई करते हैं। रिजर्वायर मींस एक वाटर बॉडी जहां पे पानी स्टोर होता है। पॉइज्ड है मतलब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। मिलियंस ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड, बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे आने वाले सालों में और आने वाले 10 सालों में इस शॉर्टेज से। बहुत सारे लोग अफेक्टेड होंगे आने वाले टाइमों में इस शॉर्टेज से। अफेक्ट होंगे मिलियंस ऑफ लोग, कैसे अफेक्ट होंगे? मिलियंस ऑफ पीपल कैसे अफेक्ट होंगे? ऑल बट सर्टेन टू बी डिक्लेयर्ड, कोई सेंस है इसका? नहीं। कि कुछ लोगों को वाटर कट करना पड़ेगा, मतलब उनके पास पानी की कमी हो जाएगी। क्या बी और ई क्लियर है? रिसर्चर्स कहते हैं कि कुछ लोगों को तो पेनफुल वाटर कट्स करने पड़ेंगे, मतलब उनके पास पानी की बहुत कमी हो जाएगी। बी और ई क्लियर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो अब सी और डी को चेक कर लेते हैं। ये कोई खतरा नहीं है, इट्स नॉट अ थ्रेट ऑन द होराइजन। ये ऐसा खतरा नहीं है जो बहुत दूर हो। नए प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि जो पहला शॉर्टेज है वो 100% होगा ही होगा इस साल के अंत में। ऑल बट सर्टेन का मीनिंग क्या है? सर्टेन है, होगा ही होगा इस साल के अंत में। तो ये जो खतरा है बहुत दूर नहीं है, ये खतरा इसी साल का है। तो सी और डी भी मैच हो गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेटा कोलारोड इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक जगह का नाम है। कोई दिक्कत किसी को? ऑन दी होराइजन का मतलब क्या होता है? बहुत दूर का। देखते हो ना, जब आप बहुत दूर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है लैंड और स्काई एक जगह मिल रहा है, उसको बोलते हैं होराइजन, क्षितिज। तो होराइजन का मीनिंग क्या होता है? वो एरिया जहां पे हमें लगता है कि लैंड और सी जो एक साथ मिल रहा है। हाँ, कोलारोड यहाँ पे रिवर रिजर्वायर की बात हो रही है, रिवर नेम। कोई दिक्कत? ऑल बट सर्टेन मींस होगा ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ए और डी को ट्राई करते हैं सबसे पहले। द सेकेंड राउंड ऑफ प्रोटेस्ट, जो दूसरा राउंड है प्रोटेस्ट का, 7 दिन में ये प्रेशर डाल रहा है प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ हफ्ते पहले ही, कट जस्ट वीक्स बिफोर। डी, कटिंग द लेवल ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस की बात कैसे आ गई ए में? ए और डी का कोई सेंस नहीं बना। जस्ट बिफोर द एनुअल नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इससे जस्ट पहले हो रहा है, जो कि एक नई लीडरशिप टीम को लेके आएगा। मैच कर गया। बी और डी को ट्राई किया। प्रोटेस्ट सबसे पहले वुहान में हुए 8 फरवरी को, किसके बाद? जब प्रोविंशियल अथॉरिटीज ने बोला कि वो क्या कर रही हैं, वो जो है मेडिकल एक्सपेंसेस के लेवल को कट कर रही है। वर्क के साथ बी1 प्लस आईएनजी बिल्कुल मैच हो गया। सी और एफ को ट्राई किया। सोशल मीडिया फुटेज दिखाता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एल्डरली रिटायरीज हैं, मतलब वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े लोग हैं, जो कहते हैं ये उस समय आ रहा है जब हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। ये भी मैच हो गया। तो आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज ऑप्शन बी। आशर मींस शुरू करना, तो कोई चीज आशर हो रही है मतलब स्टार्ट हो रही है। कोई दिक्कत किसी को भी? ए और एफ बना दिया। जस्ट वीक्स बिफोर हु से, हु का नाउन क्या है? प्रेसिडेंट सी जिनपिंग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हु यूज हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द सब नाउन हियर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हु यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, तो ए और एफ तो नहीं हो सकता। ए और ई, बिफोर कटिंग, जस्ट वीक्स बिफोर द कटिंग लेवल ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस व्हिच रिटायरीज कैन क्लेम बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। वीक्स बिफोर के बाद कोई इवेंट आना चाहिए कि ये कब हो रहा है? कुछ हफ्तों पहले, जब कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है उससे कुछ पहले ही हो रहा है, कुछ टाइम पहले ही हो रहा है। अच्छा, हु का नाउन कौन था? हु का नाउन प्रोटेस्टर्स था, हु का नाउन रिटायरीज था। तो सी और एफ का पेयर तो क्लियर था। अगर ये पेयर क्लियर था तो इसके बेसिस पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। सी और एफ का पेयर क्लियर था तो इसके बेसिस पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, बाकियों को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यस एवरीवन। स्टूडेंट्स, मुझे ना बहुत इरिटेशन हो रहा है आज, पता नहीं तबीयत मेरी खराब हो रही है, तो ये सेशन ना मैं अभी एंड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको अब हम आज कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और 1:30 बजे वाली क्लास मोस्ट प्रोबेबली होगी। मैं आपको फिर भी इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि आज मुझे आप लोगों का क्विज लेना है। आई होप तब तक तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं दवाई वगैरह ले लेती हूँ।